लिक्विड दूसरा, लिक्विड हो जाएगा। और लिक्विड में डिफिनेट क्या होगा, ओनली वॉल्यूम डिफिनेट होगा। मालूम। ठीक है, केवल वॉल्यूम डिफिनेट होगा, आप जानते हैं इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग पुराने स्टूडेंट हैं। ठीक है, और ये देखा जाए थर्ड मैटर। ठीक है, एक क्या हो जाएगा थर्ड मैटर बता सकते हैं, गैस होगा। अब ये गैस। देखा जाए हमें आसपास मिलेगा नहीं, सॉलिड हाँ लिक्विड गैस। लेकिन सॉलिड। अगर जीएस में या आप टेंथ की बुक में देखेंगे, ठीक है, आपको क्या मिलता है फोर्थ मैटर। अब आपको जैसे अभी कुछ दिन पहले यूपी पीसीएस हो गया और आईएएस में भी पहले आ चुका है, उसमें पूछा था व्हाट इज ए फोर्थ मैटर। फोर्थ मैटर क्या है, तो पहला तो ये हो गया सॉलिड, सेकंड लिक्विड और थर्ड गैस, तो फोर्थ क्या हो गया, ये वाला हाँ जो बर्निंग वाला है, ये वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं प्लाज्मा। प्लेटिनम, हाँ प्लेटिनम। प्लाज्मा क्या है फोर्थ मैटर। हाँ हाँ, प्लाज्मा। ठीक है, अब प्लाज्मा हमारे पास, जैसे प्लाज्मा आपके आसपास है कहीं, है जैसे हमारे आसपास बल्ब है या ट्यूब जल रहा होगा ना, जो हाँ, उसमें तो है उसका इस समय बन रहा होगा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, उसे प्लाज्मा कहते हैं। यानी कि फोर्थ मैटर क्या है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्यों, क्योंकि हम लोग अगर हम बल्ब या ट्यूब को ब्रेक कर देते हैं तो क्या होगा, प्लाज्मा क्या होगा गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो हाईली एनर्जिक हाँ होता है, कोई चीज नेचर में हाईली एनर्जिक होगा तो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली एक होता है आयनाइज्ड स्टेट में, आयनाइज्ड स्टेट। और आयनाइज्ड स्टेट क्या होता है, हाईली एनर्जिक होता है, हाईली एनर्जिक होगा। और पूरे नेचर में क्या होगा, अगर कोई चीज हाई एनर्जी है तो वेरी लेस क्या होगा, वेरी लेस स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। तो ये प्लाज्मा का है। ठीक है, और उसके बाद एक फिफ्थ मैटर होता है, अगर हम एक गैस को, इस गैस वाले पार्ट को क्या कर लें, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली कूल कर लें, एक्सट्रीमली कूल, तो हमें क्या मिलेगा, जब कोई चीज कूल करते हैं जैसे गैस को, वेपर को हम कूल करते हैं तो क्या कहते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो हाँ। यानी कि फिफ्थ मैटर जो हमारे पास है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन बोला जाता है। ये देखा जाए तो मतलब बोस ने बनाया था, जैसे बोस ने इसको एक्सट्रीमली कूल करके, ठीक है, टेम्परेचर कम करके, ठीक है, आइंस्टीन के पास चेक करने के लिए बोला गया था, और कंडेंसेशन इस प्रोसेस को कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो ये हमारे पास इतने क्या है मैटर हैं जो इस समय हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो एक चीज और, एक वर्ड एब्सोल्यूट जीरो किसे बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कोई पूछे आपसे, जैसे मैंने यहाँ एक्सट्रीमली कूल वर्ड, आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो लिक्विड नाइट्रोजन बता सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन कितना होता है, N2 -196 डिग्री सेल्सियस। और इस पे क्या होता है प्रिजर्वेशन होता है, जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो इंडिया, जितने भी वैक्सीन हो गए, ठीक है, सीमन हो गया, या मतलब कोई भी जीन हो गया, जीन बैंक हो, कुछ भी हम लोग प्रिजर्व करते हैं तो लिक्विड नाइट्रोजन पे करते हैं, उसका टेम्परेचर इतना। अब हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन। अगर कोई पूछे एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, तुरंत आप बोलेंगे जीरो केल्विन। और इसमें क्या होगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये एब्सोल्यूट इतना मतलब टेम्परेचर कम लाना बहुत इम्पॉसिबल है, अगर हो जाता तो हम आप क्या हो जाएंगे, मिस्टर इंडिया हो जाएंगे, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, हाँ और जो दीवार वगैरह है हो सब पाएगा। ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिक चीज है ये, आपको मतलब कोई भी साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो थोड़ा सा दूसरा हमारे पास डिफिनेशन, मैटर तो हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस हो गया। अब सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में आप लोग सब जानते हैं, अगर सॉलिड और लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट करता है तो हम लोग उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, बोलते हैं ना। मेल्टिंग। अगर सॉलिड हाँ मेल्टिंग। एंड लिक्विड, लिक्विड जिस पॉइंट पे क्या करता है को एग्जिस्ट करता है, यहाँ हाइफन रहेगा, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं भैया, मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट। पॉइंट बोलते हैं। अब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बहुत पढ़ते हैं कि नहीं, ठीक। और अगर हमारे पास
इसके अलावा लिक्विड एंड गैस अगर कोएग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट, तो उसे क्या कहते हैं बता सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। हाँ बॉइलिंग पॉइंट। एक मतलब जनरल आइडिया, वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जो हम लोग किसी भी वेपर को, यानी कि वेपराइजेशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो उस पॉइंट को क्या करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ये याद रहना चाहिए एकदम। ठीक है। अगर सॉलिड एंड गैस को एग्जिस्ट करता है, तो उसे क्या सॉलिड कहते हैं? क्वेश्चन आया था। सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन, हाँ sorry। सब्लिमेशन पॉइंट कह सकते हैं। या हमारे पास तीनों, अगर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों को एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? बताइए। ट्रिपल पॉइंट तीनों बोल देते हैं। ट्रिपल पॉइंट आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा ट्रिपल पॉइंट। ठीक है। तो इसे ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ठीक। अब देखा जाए, मैटर को हम लोग अगर क्लासिफाई करते हैं, मैटर को एक हम फ्लो चार्ट बना दे रहे हैं। मैटर को, मैटर का क्लासिफिकेशन तो बता सकते हैं। दो तरह से मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, ये बिल्डिंग है। अब ये हमेशा आपको हर जगह हर चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, यही हमें पढ़ना है पूरा। एक हम लोग मैटर को प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं, सब्सटेंस। ठीक है। दूसरा हम लोग मिक्सचर कह सकते हैं। नहीं, हाँ दो हमारे मिक्सचर। पास डिवाइड हो जाएगा, एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस मतलब कि कह सकते हैं फिक्स्ड कंपोजिशन, और कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ठीक है। यानी कि कह सकते हैं फिक्स्ड कंपोजिशन होगा इसका। इसका थोड़ा सा जनरल आइडिया, फिक्स्ड कंपोजिशन, पोजीशन। ठीक है, एक फिक्स कंपोजिशन। दूसरा क्या कह सकते हैं? कैन नॉट, क्योंकि प्योर है ना हाँ भाई। मैंने तो कैन नॉट को बदल दिया नेचर ही। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं ना दो पोर्शन में, कर सकते हैं। जैसे एक तो एलिमेंट हो जाता है। कितने एलिमेंट हैं इस समय पीरियोडिक टेबल में? टोटल एलिमेंट का नंबर? 18। बे भाई, पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 है? कहाँ दिमाग रहता है? उनसे करूंगा तो सारा पीरियड दिमाग की हॉस्पिटल में छोड़ आते हैं क्या? 118, एक सौ हाँ अट्ठारह है। और 118। ऑर्गेन्जा में 118 वाला है। ठीक है, टोटल की बात कर रहे हैं। और कह सकते हैं मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एक ही टाइप का एटम का बना होता है। कंपाउंड क्या होता है? मेड ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ एटम, और आयन कह सकते हैं ना। मेड ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ एटम, या आयंस भी कह सकते हैं। अब इसमें भी अगर देखा जाए, बॉन्ड के बेस पे हम लोग अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, अगर हमें डिवाइड करना है तो। जैसे आयनिक हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, एक कोवेलेंट टाइप का हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड से और भी बढ़ सकता है, मतलब कि वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, बड़ा टॉपिक हो जाएगा। अब इधर देखा जाए मिक्सचर। अब देखा, मिक्सचर हम लोग दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं।
एक तो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब होमोजेनियस हेट्रोजेनियस। यूनिफॉर्मली क्या होता है, कंपोजिशन होता है उसमें होमोजीनियस कहते हैं। जो यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, या होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जो हमारे पास यूनिफॉर्म, जैसे हम लोग शुगर इन लिक्विड वाटर कह सकते हैं। दूसरा हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस में हम लोग अगर होमोजीनियस का डिफिनेशन देखें तो जैसे एटमॉस्फेयर कैसा होमोजीनियस मिक्सचर है कि हेट्रोजीनियस? एटमॉस्फेयर तो होमोजीनियस है। हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि गैस है, और गैस अच्छा। इन गैस क्या होगा, हमेशा ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अभी हम बना के बताते हैं। जीसन एंड डेंसिटी थ्रू आउट। ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा, मतलब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, कह सकते हैं यार नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स। ठीक है, कह सकते हैं यूनिफॉर्मली तो मिक्स नहीं होगा। नॉट यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। जैसे हम लोग सैंड डाल देते हैं वाटर में, तो यूनिफॉर्म तो नहीं रहता, नीचे जाके बैठ जाता है। अच्छा। एंड आर डेंसिटी। तो आगे हम लोग देखा जाए तो हम पूरे ऑर्गेनिक में होमोजेनियस मिक्सचर अगर देखा जाए तो 9 टाइप से बना सकते हैं, 9 टाइप से। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना सकते हैं 8 टाइप से। देखिए अब आपको ये कहीं पे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ये सब इंटरव्यू का क्वेश्चन है। कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ऐसा ऐसा तो आप लोग नहीं, जैसे सिविल वगैरह में जो केमिस्ट्री वगैरह लेते हैं उनके लिए ये रहता है। ये हम 9 टाइप से बना सकते हैं और 8 टाइप से। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल थोड़ा सा लिख रहे हैं और 9 टाइप से हम बना के बता रहे हैं। तो आप लोगों को बनाने आता होगा। और आपके बुक में 2 चार्ट दिया है, अगर आप 12 की बुक खोलेंगे तो अभी तो आप लोग पुरानी बुक रखे हैं, तो आप सरफेस केमिस्ट्री तो चैप्टर होगा ही। एक सरफेस केमिस्ट्री में चार्ट यस। मिलेगा हाँ। और एक सोल्यूशन में मिलेगा। 2 चार्ट मिलेगा आपको। अगर ओपन करेंगे तो आपको 2 चार्ट मिलेगा, एक सरफेस केमिस्ट्री में, एक आपको कहाँ पे मिलेगा, सोल्यूशन में। ठीक है। सॉल्यूशन। तो अगर सोल्यूशन वाला चार्ट देखेंगे तो वहाँ 9 टाइप्स दिखा होगा, 9 टाइप का बना होगा। ठीक है, पूरा ओवरऑल वो दिखेगा 9। ठीक है, और वही जाएंगे सरफेस केमिस्ट्री में 8 बना होगा। जैसे अब हम लोग टाइप ऑफ यहाँ सोल्यूशन की जो एक मिक्सचर सोल्यूशन या जो भी बना रहे, टाइप ऑफ मिक्सचर। क्योंकि सोल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखा यूनिफॉर्मली कंपोजिशन, तो यहाँ मिक्सचर क्या होगा, सोल्यूशन यूनिफॉर्मली मिक्सचर होता है। तो ये, अब देखा जाए इसको 2 पार्ट में हम लोग करते हैं। एक तो हम लोग टाइप ऑफ सोल्यूशन कह सकते हैं या मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर कह सकते हैं। हम्म, या सोल्यूशन भी इसको बोल सकते हैं अगर मिक्स हो रहा है यूनिफॉर्मली तब, क्योंकि सोल्यूशन यूनिफॉर्म, लेकिन हम लोग कॉमन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टाइप का। और दूसरा हम लोग इस टाइप को बनाने के लिए 2 चीजें यूज करते हैं, एक सॉल्यूट यूज करते हैं, नहीं, और दूसरा सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का डिफिनेशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, ऑलवेज लेस देन सॉल्वेंट। मतलब 2 सब्सटेंस ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने शुगर ले लिया, हम्म, ठीक है, इतना अमाउंट, और वाटर ले लिया। तो वाटर हम लार्ज अमाउंट में रखेंगे ना, तो इसलिए ये सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जो लार्ज होगा वो सॉल्वेंट होगा, और इसी को हम लोग
सरफेस केमिस्ट्री में डिस्पर्सल फेज बोलते हैं, डीपी बोलते हैं, और इसको डिस्पर्सल मीडियम बोलते हैं। हमेशा सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ही मर्ज किया जाता है, तभी डिजॉल्व होता है। ठीक है। ठीक। और यहाँ पे कुछ कॉमन एग्जाम्पल कर सकते हैं, एग्जाम्पल आपको बताना है। ठीक है। तो ये आपको देखिए 2-3 जगह चार्ट मिलेगा, हम एक ही साथ बता रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप अभी हम लोग डिफिनीशन को थोड़ा सा प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है। तो ठीक है सर। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं किसको, सॉलिड को। ठीक है। सॉलिड कह सकते हैं, सॉलिड मिक्सचर। तो सॉलिड मिक्सचर में हम लोग 3 टाइप से बना सकते हैं सॉलिड। तो सॉलिड मतलब कि हम सॉल्वेंट में क्या कर सकते हैं, डिस्पर्शन मीडियम में सॉलिड कंसंट्रेट कर ले पहले। अब सॉलिड को सॉलिड में मिला सकते हैं। सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर कोई बना बता सकता है कौन होता है, सॉलिड इन सॉलिड एलॉय। एलॉय जो होता है सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर होता है। जैसे आप कह सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, ब्रॉस हो गया, ब्रोंज कॉपर प्लस जिंक होता है, जेड एन है। थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है। तो ब्रॉन्ज बता सकते हैं, जर्मन सिल्वर बता सकते हैं, देखिए ये जेड एन होता है। आगे ब्रॉन्ज ले लेते हैं, तो इसमें जेड वर और जेड नहीं होगा, यानी कि कॉपर प्लस टिन हो जाएगा। ऐसे जर्मन सिल्वर बहुत पूछा जाता है, और इसमें सिल्वर 0% होगा, क्योंकि कॉपर जिंक प्लस निकिल होता है, ये 3 होते हैं। ठीक है। तो ये सब एलॉय है। ये क्या है एलॉय, सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर है। तो हमारे पास पहला मिक्सचर बन गया, सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर बन गया कि नहीं, पहला। ठीक है। दूसरा, अब देखें यहाँ पे हम सॉलिड कंसंट्रेट कर रहे हैं, सॉलिड। अब इसमें क्या हम मिला रहे हैं, दूसरा लिक्विड। बता सकते हैं लिक्विड इन सॉलिड, सभी ने किया होगा। जैसे अभी बरसात आ जाए तो क्ले, जो मिट्टी लिक्विड हो इन जाएगा, सॉलिड। गीली हो जाएगा, क्ले, हाँ। क्ले हो गया। या कह सकते हैं अमलगम जो बनाते हैं, अमलगम। अमलगम क्या होता है बता सकते हैं, अमलगम होता है किसी में अगर हम लोग मरकरी को मिला देते हैं। ठीक है। अमलगम आप मरकरी विद सोल्यूशन किसी में, तो मतलब उसे अमलगम बोल देते हैं। ठीक है। आप मरकरी, क्योंकि मरकरी क्या है, लिक्विड है। और मान लीजिए हमने इसे गोल्ड में डाल दिया या सोडियम में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, अमलगम हो जाएगा विथ सोडियम। आयरन में अमलगम नहीं बनता, इसीलिए हम लोग मरकरी को आयरन में रख सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है सर। दूसरा हो गया। अब इसमें तीसरा, अब देखिए ये चार्ट बना रहे हैं, ये आपको 3-4 जगह बुकों में है, आप लोग इग्नोर करते रहते हैं। आप देख सकते हैं अपने बुक को खोल के। ठीक है। बस हम एक जगह बता रहे हैं, पहले में सॉलिड। अब देखिए यहाँ सॉलिड हम कंसंट्रेट किए हैं। अब इसमें क्या मिलाते हैं, गैस इन सॉलिड, बता सकते हैं गैस इन सॉलिड, कोई भी एग्जांपल, गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड। अब देखा जाए जो हम लोग करते हैं, रेने निकल बनाते हैं, रेने निकल हो गया, आकुलेटेड हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया। ठीक है। यानी कि कह सकते हैं एग्जाम्पल, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेटिनम, या निकिल, रेने निकिल, निकिल। या आप लोग, मतलब कि आप लोग तो नहीं, मैडम लोग जानती हैं। ठीक है। कौन सा, प्यूमिक स्टोन, प्यूमिक स्टोन जानता है कोई, प्यूमिक स्टोन बता सकते हैं। केमिकल स्टोन नहीं मालूम है सर। अरे भाई मॉल में जाएंगे, ठीक है, मॉल में गया ही नहीं अभी तो तक। आपको, यार अब झूठ ना हो तो, ठीक है, मॉल में नहीं तो गांव में तो गए होंगे। हाँ। ठीक है।
और ईंट के भट्ठे के पास जाते हैं, तो वहां पे जब ईंट क्या होता है, बहुत ज्यादा बर्न हो जाता है, बहुत ज्यादा बर्न हो जाता है जब ईंट, तो वो क्या होता है, ऐसे ब्राउनिश कलर का हो जाता है। ब्राउन क्या मतलब कि नीला टाइप का, नीला पड़ जाता है। ठीक है, तो नीला पड़ जाता है तो उस मतलब ऐसे टेढ़ा सा हो जाता है ईंट, आप देखते होंगे, ऐसे टेढ़ा सा हो जाता है और उसमें बहुत सारे पोर ऐसे बन जाते हैं। हाँ, ठीक है, रहते हैं। तो उसे उसे गांव में झावा बोलते हैं, जिससे गरीब लोग बर्तन मांजते थे। वही आजकल मार्केट में, ठीक है, मॉल में मिलता है प्यूमिक स्टोन नाम से, कि जो बड़े लोग हैं वो अपना पैर साफ करते हैं, रगड़ते हैं। ठीक है, तो ये प्यूमिक स्टोन आ गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। प्यूमिक स्टोन आपके बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, प्यूमिक स्टोन, तो मतलब क्योंकि पोर रहता है तो उससे पैर साफ हो जाता है, जो भी, ठीक है, रगड़ने के काम में आता है। तो और भी एग्जाम्पल है, जैसे आपके सामने कपड़ा है, उसमें भी पोर है, तो उसमें गैस भर जाए, तो ऐसा मिक्सचर। अब देखिए, हमने यहाँ पे 3 मिक्सचर बनाए हैं। पहला तो ये, दूसरा ये, सॉलिड ठीक सॉलिड। है, तीसरा ये। अब हम लोग लिक्विड को कंसंट्रेट करते हैं, ये लाइन यहाँ तक बना देते हैं लिक्विड को। ठीक है, लिक्विड को कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, अब लिक्विड को कंसंट्रेट करेंगे तो 3 अब फिर बन जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिक्विड ले लेते हैं, सॉल्वेंट, और इसको सॉलिड इन लिक्विड बता सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं तो कोई एग्जांपल। अरे भाई डेली काम करते हैं यार, शुगर इन वाटर, या ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, शुगर इन वाटर, या ग्लूकोज इन वाटर, बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, होगा कि नहीं। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक, अब देखा जाए इसके बाद एग्जांपल, लिक्विड इन लिक्विड बता सकते हैं वही आसपास। देखिए, जितने भी हमारे पास मैटर है इसी में आएंगे, जितना भी आपका मिक्सचर है, जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, इसी क्लासिफिकेशन के अंदर आए। अब आपकी एबिलिटी है किसको क्लासिफाई कर ले रहे हैं, किसमें कौन सा एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिक्विड इन लिक्विड, अब लिक्विड इन लिक्विड बता सकते हैं, इमल्सन। इमल्सन हाँ, किसे बोलते हैं, हैं? इमल्सन मतलब कि कह सकते हैं जो मिल्क हो गया, मिल्क क्या है, एक इमल्सन है। मिल्क वाटर, मतलब कह सकते हैं फैट इन वाटर या ऑयल इन वाटर होता है, या मतलब इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, जो मतलब C2H5 OH इन वाटर, H2O, ये सब मिक्सर मिल जाएगा आपको, इमल्सन बोलते हैं इस नाम को पर्टिकुलर। अब इसके बाद क्या है, लिक्विड को हम यहाँ कंसंट्रेट करते हैं और यहाँ पे गैस मिला है। गैस इन लिक्विड बता सकते हैं कोई एग्जांपल। अरे भाई, जितना आजकल ऐसे तो गर्मी में सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, सॉ- कोका कोला ड्रिंक, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर होता है ना, यही तरह था, डिजोल्व रहता है। तो ये क्या जी। हो गया, इसी में हो गया, हो गया कि नहीं। अब ये देखिए हमारे हाँ, पास 6 बन गया। ठीक है, ये आपके बुक में दिया है, लेकिन इस चैप्टर में भी हमें काम का आएगा, सोल्यूशन में हमें नहीं बताना पड़ेगा, और न सरफेस केमिस्ट्री वाले पार्ट में, मतलब और हर जगह यही आपको मिलेगा, सेम चार्ट। अब देखिए इसके बाद हमें क्या बचा, गैस बचा, बस। नहीं। तो सातवां मतलब कि कह सकते हैं गैस, मतलब पहले सॉलिड ले रहे हैं, सॉलिड इन गैस बता सकते हैं, सॉलिड इन गैस को एग्जांपल। सॉलिड और गैस को बनाएंगे तो हम्म, हाँ, मतलब जैसे ऑक्सीजन डिजा, मतलब जो हमारे पास हाँ, सॉलिड इन गैस की बात कर रहे हैं ना, तो सॉलिड इन गैस का बता, कैम्फर इन नाइट्रोजन, कैम्फर, कैम्फर ये तो हम बना सकते हैं इन नाइट्रोजन। जो हमारे पास एटमॉस्फियर है इस समय, तो उसमें बहुत सारे धूल के कण हो जाते, तो भी क्या है, यही सॉलिड इन
गैस है कि नहीं, जितने भी हमें धूल वगैरह भरा मिला मिला रहा है, जिसको हम पार्ट हाँ पर मिलियन में मेजर करते हैं, वही। तो ये हमारे पास 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिक्विड इन गैस का एग्जांपल बहुत सारा फेमस है। लिक्विड इन गैस, हम्म, अरे फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, जो ठंडियों में पड़ता है। और अब क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन, मतलब ये केमिकल से हाँ, मतलब, मतलब कोयला एक सकते हैं। हाँ, मतलब CH3 मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस में रहता है। ठीक है। अब देखिए नाइन्थ टाइप का, नाइन्थ टाइप का, लास्ट, नाइन्थ। नाइन्थ क्या बचा हमारे पास? गैस इन गैस गैस बचा ना, हाँ गैस। गैस इन गैस। यानी कि नाइन्थ हमारे पास क्या हुआ? गैस इन गैस, गैस इन गैस। गैस इन गैस का एग्जांपल बता सकते हैं कोई? एयर, एयर गैस इन गैस का ही हाँ, मिक्सचर है ना। हाँ, अब देखिए हम 9 टाइप से बना दिए। अब देखिए हमारा ये बताने का मकसद क्या है कि यहाँ मैंने भी देखिए लिखा हुआ है 9 टाइप से हम होमोजीनियस मिक्सचर बना सकते हैं और 8 टाइप से हेट्रोजीनियस। अब देखा जाए हम जो ये 9 टाइप पूरा बनाए, ये सब होमोजीनियस भी हो सकते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन? ये वाला पार्ट, ये वाला, मतलब कि गैस इन गैस ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा भैया? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस। हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसीलिए हमने बोला कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम 8 टाइप से बना सकते हैं, होमोजीनियस हम बना सकते हैं 9 टाइप से बना नाइन सकते हैं। टाइप से। क्योंकि गैस इन गैस मिक्सचर हमेशा क्या हो जाएगा? हमेशा ऑलवेज होमोजीनियस हो जाता है। इसलिए एयर क्या है? होमोजेनियस। होमोजीनियस मिक्सचर है। हाँ, अगर हम 10 बच्चे 15 बच्चे से पूछते हैं तो एक बच्चा कहीं पे बता पाता है कि एयर होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चलता है कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.034% है, तो वो दूसरे डायरेक्शन में दिमाग चला जाता है। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कॉमन टर्म ये बता दिया। अब देखें हमारे पास डिफिनीशन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। डिफिनीशन, डिफिनीशन में हमने देखा जाए तो जो पहला डिफिनीशन लिखा था, ठीक, आते हैं, डील्स, कहाँ गया? डील्स डील्स प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी बिहेवियर एंड ऑफ मैटर। बिहेवियर अब मैटर। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कोई, व्हाट इज ए प्रॉपर्टी? ये जो प्रॉपर्टी लिखा प्रॉपर्टी। हुआ ये क्या है? अब प्रॉपर्टी देखिए दो, अगर हम लोग पूरे केमिस्ट्री हमें यही पढ़ना है। मतलब फिजिकल अब प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी केमिकल कोई कर, प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, हाँ। बस। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वर्ड जब भी आएगा, तो अब देखिए पूरे ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक में आप क्या पढ़ते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। यही फिजिकल में यस भी हाँ। पढ़ते हैं, लेकिन हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप में पढ़ते हैं उसके प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी थोड़ा सा और हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर रहे हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है। तो उसी तरह से इंट्रोडक्शन में तो प्रॉपर्टी हम लोग, अब देखिए आपको कोई पूछे प्रॉपर्टी तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आता है? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं भैया, इस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर सकते हैं कैसे? दो तरह से। अगर हम पूरे बुक की बात, पूरे केमिस्ट्री की बात करें, तो ये दो तरह से डिवीजन है। देखिए मैं फ्लो चार्ट ज्यादा बनाता हूँ, आप जान ही रहे, पूरा बायो फ्लो ही चार्ट बनाए होंगे। ठीक है। यस तो हाँ। ऑन द बेसिस एक हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ कंपोजिशन, पहला हम लोग डिवीजन करेंगे प्रॉपर्टी को ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन के बेस पे। ठीक है। दूसरा, उस प्रॉपर्टी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट या सब्सटेंस या मास के बेस पे। सब्सटेंस। और हाँ। ये थर्मोडायनेमिक्स पे मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट
या सब्सटेंस, सब्सटेंस के बेस पे। हम्म या आप लोग जैसा मास भी कह सकते हैं, मास कह सकते हैं। ये सी है, ठीक है, मास के बेस पे। तो पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के बेस पे, तो दो तरह के हो जाएगा। अभी कंपोजिशन के बेस पे दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। एक तो हमारे पास कंपोजिशन पे कोई चेंज नहीं होगा, एक कंपोजिशन में चेंज होगा। चेंज होगा। ठीक है, मतलब कि हाँ, दो तरह से हम लोग क्लासिफाई कर दें। एक हमारे पास क्या हो जाएगा, कहेंगे नो चेंज इन कंपोजिशन, नो चेंज इन कंपोजिशन। अब देखा जाए कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। और दूसरे में क्या कह सकते हैं, चेंज इन चेंज कंपोजिशन। इन कंपोजिशन। चेंज इन कंपोजिशन। अब देखिए नो चेंज इन कंपोजिशन में हमारे पास आ जाएगा कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी। और दूसरा हमारे पास अगर कंपोजिशन में चेंज हो रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल। प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ सवाल है कि इसमें कुछ चेंज होता है, यहाँ पे ओनली स्टेट चेंज होता है, ओनली स्टेट। स्टेट हमने पढ़ा था, सॉलिड लिक्विड गैस। यस सर, हाँ। तो केवल हमारे पास यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लिया जाए तभी हमें समझ में आएगा। जैसे H2O है, वाटर, आप जानते हैं ये सॉलिड है, तब भी हमारे पास क्या होगा, H2O होगा, कोई एच टू कंपोजिशन में नहीं चेंज। अगर हम इसको हीट कर देते हैं, हीट कर देते हैं, ठीक है, तब भी क्या हो जाएगा हमारे पास, यही हो जाएगा, हीट कर देते हैं तब भी हमारे पास H2O ही रहेगा, लेकिन इसको लिक्विड बोलेंगे नहीं। फिर फर्दर अगर हम हीट कर देते हैं, फर्दर अगर हीट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर ये H2O ही रहेगा, कोई कंपोजिशन में नहीं चेंज, गैस हो जाएगा या वेपर कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए ये ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं ना। फिजिकल ऐसे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें जैसे रोटी आपने बना लिया, मतलब कि जो घर में खाते जैसे हैं। हमारा अब आप गैस निकला, टेंथ में पढ़े हैं, फिजिकल अगर हम प्रॉपर्टी। लोग उसको बना लिए, उसको फिर भिगो दिए, फिर आटा बन जाएगा, यानी कि वो क्या, फिजिकल चेंज हो गया, केमिकल फिजिकल चेंज तो हुआ प्रॉपर्टी। नहीं। ठीक है, उसमें हाँ। जो जल गया उसकी बात नहीं करेंगे, जल जाएगा तो केमिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसको नहीं ला सकते, जो जला नहीं उसकी बात करेंगे। तो वही यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास कंपोजिशन में चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया मीथेन का। अब मीथेन को अगर हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर देते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमने ये बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट कंबर्सन होता है तो हमारे पास कार्बन होगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और जितना हाइड्रोजन होगा उसका हाफ वाटर बनेगा। तो ये देखा जाए तो चेंज हो रहा है, यानी कि किस में, अब देखिए मीथेन था बेचारा, मीथेन से अब इसका ऑक्सीजन कंबर्सन हो गया, H2 तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में बदल कार्बन गया। गैस। जैसे हमारे हाँ। शरीर में इस समय क्या हो रहा है, ग्लूकोज, थोड़ा आवाज करिए आप कम। ग्लूकोज। हाँ, तो अगर हम लोग ग्लूकोज का कंबर्सन कर दे, जो हमारे शरीर में हो रहा है, आप सब लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप जानते हैं इसको क्या, 6 CO2 में और प्लस 6H2O में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेज हो रहा है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो सो फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत सारे होते हैं, इसी तरह से हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी भी बहुत है। और पूरे ऑर्गेनिक में, चाहे इनऑर्गेनिक में, हम लोग क्या पढ़ते हैं बार बार, फिजिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस पढ़ते हैं ना। तो हमें कुल मिला के हाँ। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के ही बारे में बार बार क्या है, पढ़ना है। ठीक है, बार बार इसी के बारे में ही पढ़ना है। यस सर, तो हाँ। आगे हम चलते हैं कहाँ पे, दूसरे पार्ट में, जो आपको थर्मोडायनेमिक्स से यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाता है, नियर अबाउट, इस साल शायद नहीं पूछा था। ठीक है,
तो नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बेस पे अगर हम डिवाइड करते हैं, एक क्या होगा, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होगा, एक मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, या कह सकते हैं यार एक मतलब कि हमारे पास क्या अमाउंट डिपेंडेंट होगा और एक अमाउंट इंडिपेंडेंट होगा, मतलब दो पार्ट में हो गया कि नहीं, एक मास यस सर। डिपेंडेंट हाँ। प्रॉपर्टी, एक मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एप्लीकेशन आता है। तो यहाँ पे एक देखिए, हमने यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट हो गया, तो एक क्या होगा, अमाउंट डिपेंडेंट होगा, यानी कि डिपेंड ऑन अमाउंट या मास या सब्सटेंस, यानी कि यहाँ पे डिपेंड ऑन अमाउंट, मास या सब्सटेंस, कैसा भी लिखा रहता है, ठीक है, आपके बुक में सब्सटेंस ज्यादा लिखा हुआ। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, बता सकते हैं? ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये थर्मोडायनेमिक्स में दिया हुआ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, क्योंकि ये नंबर पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, अगर 1 किलोग्राम है, ठीक है, और 1 किलोग्राम और मिला देते हैं कोई चीज, तो 2 किलोग्राम हो जाएगा ना, यस सर। ठीक है, हाँ। यानी कि मास मास हमारे पास अमाउंट डिपेंडेंट है, अमाउंट बढ़ रहा। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा आर एडेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ऐड करने पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा इसका नाम एडेटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐड करने पे ये बढ़ रहा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछा जाता है, एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में। तो यहाँ पे देखा जाए तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। मास हो गया, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, और मास वॉल्यूम और बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन ऑल कह सकते हैं, ऑल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने हमारे पास एनर्जी हैं सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका हमें बहुत यूज मिलेगा। जैसे डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा है, सभी इंट्रॉपी की बात की है, जो भूत पिचास की एनर्जी बोल सकते हैं। इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सब क्या है हमारे पास, सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अमाउंट पे डिपेंड करेगा, अगर हम लोग अमाउंट ऐड करते जाएं तो ये बढ़ता जाएगा, तो बहुत सारे इसमें आ जाएंगे। अब दूसरा हमारे पास बहुत एग्जाम्पल पूछा जाता है, यानी कि दूसरा हमारे पास अमाउंट इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट, इन डिपेंड ऑन अमाउंट कह सकते हैं, या सब्सटेंस कह सकते हैं, या मास इंडिपेंडेंट आप कह सकते हैं। और ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ऐड करने पे कुछ नहीं होगा, बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, कुछ मतलब उस पे मास पे नहीं है तो है। तो इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटेंसिव। हाँ, अब देखा जाए डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आप ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर खोलेंगे, वहां पे मिलेगा, वहां से एग्जांपल याद रखिएगा। यहाँ पे हम कुछ लिख ठीक है दे रहे सर। हैं अभी, ठीक है। नॉन एडिटिव, फिर वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, इसको नॉन एडिटिव बोलेंगे, मतलब कि ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉपर्टी। और ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी, जैसे एग्जांपल, एग्जांपल बहुत अच्छा है। जैसे हम लोग डेंसिटी हो गया, यहाँ पे सबसे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता हो। दूसरा हमारे पास ईएमएफ, अब देखिए ये हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट ईएमएफ का इसी पे बेस्ड है, ठीक है। जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और हाँ, मोलर स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। बहुत सारे मोलर स्पेसिफिक हीट, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो बहुत सारे आ जाएंगे। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा
कि बोलो। डेंसिटी कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेंसिटी इक्वल टू, बच्चा यही गलत करता है जाते ही। अब डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपान क्या हो गया, पास पान का वॉल्यूम है। मोबाइल हो ना। ठीक है, तो मास भी इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, भी एक्सटेंसिव है, और ये भी एक्सटेंसिव है, तो रेशो हो जाता है, इसलिए डेंसिटी इंटेंसिव हो जाती है। ऐसा कोई भी रेशो, अब मान लीजिए हमारे पास एनर्जी डेल्टा जी अपान एम कर दे, तो दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इसका रेशो क्या होगा, इंटेंसिव हो जाएगा, अगर कोई ऐसे पूछ लेता है अच्छा। कॉन्सेप्ट पे। समझ रहे हैं, तो इंटेंसिव बनाने आना ऐसा चाहिए, तो इसीलिए डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखा जाए हम लोगों का क्या कंप्लीट हुआ भैया, ये डिफिनेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा था, ये हमारे पास ये डील्स कंप्लेंट। प्रॉपर्टी बिहेवियर ऑफ मैटर हो गया। अब हमने बता दिया मैटर क्या होता है, और दूसरा यहाँ पे बिहेवियर, मतलब कि सॉरी प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टी बेसिकली दो तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल कल। प्रॉपर्टी। दूसरा भी हमने यहाँ पे बुक का यहाँ पे कॉपी करके बता दिया। ठीक है, कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आपको एक फ्लो चार्ट में याद रहेगा और कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे देखा चैप्टर में आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ। आप लोग जैसे वो हम फिजिक्स में बता देंगे, क्योंकि वहाँ सिग्निफिकेंट फिगर लिखा हुआ है, तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर आपको जानना है। ठीक है, समझ ठीक रहे है हैं, सर। तो हम बाकी चीजों को नहीं बता रहे हैं। बाकी जो छोटी मोटी चीज मैंने अभी पीडीएफ दिखाया था, चैप्टर आपको पढ़ना है, जैसे कुछ मैंने हाईलाइट किया कि ये सब याद रखना है। तो हम आ जाते हैं दूसरा, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री हम नहीं बताते हैं, आप स्कोप ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी मैंने वहाँ हाईलाइट किया था। तो यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमें केवल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कई ला रूल है, तो ये हमें पढ़ना है, यानी कि अब यहाँ पे बहुत सारे आपको वर्ड मिल जाएंगे, जैसे डेलिक्वेशंस, मेलेबिलिटी क्या है वगैरह, ये सारे। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि हम लोगों को ये अब पढ़ना है, ये वाला पोर्शन, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो स्कोप आपको पढ़ना है। स्कोप में मैंने बताया जैसे AZT हो गया, ठीक है, और सिस प्लेटिन हो गया, और क्या हो गया बता सकते हैं, सिस्प्लेटिन हो गया, और उसी के साथ क्या टेक्सालेशम एंड, और बहुत सारे हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, ये भी यूज किया जाता है। तो जितने भी हमारे पास आस पास चीजें हैं, सब तो भैया ऑर्गेनिक ही है। तो सबका तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज है, जैसे जितना साबुन, हम लोग भी एक ऑर्गेनिक है। हमसे ज्यादा आप लोग ऑर्गेनिक होंगे, क्योंकि आप हम लोग हमसे छोटे हैं। समझ रहे हैं। ऐसा। अगर देखा जाए फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है भैया, तो लेबोजियर है। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेबोर्जियस। कौन है, हाँ। लेबोर्जियस। तो हाँ, लेबोजियर बोला जाती है, एंटोनी लेबोजियर। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो इन मतलब कि हर जगह मिलेंगे। शुरुआत इन्होंने किया, जो भी शुरुआत करता है उसको क्या बोला जाता है, फादर बोला जाता है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री आपको याद रखना है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कोई भी पूछ सकता है। यस सर। ठीक है, तो ये एंटोनी लेबोजियर आप याद रखिए, कि ऐसा कमी साइंटिस्ट का नाम है, तो यहाँ पे लेबोजियर है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला हमें पढ़ना है लॉ ऑफ, देखा जाए तो यहाँ पे सिलेबस है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो बहुत सारे इसमें लॉ हैं। तो फर्स्ट हमें पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब देखा, ये आप लोग इग्नोर करते हैं, ये पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत इरिटेटिंग सा है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है तो मैचिंग में पूछा जाता है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बना दें तो आप लोग गलत कर देते हैं, ये पक्की बात है। ठीक है, तो अभी टाइम है, जैसे हम भी रिवाइज कराते तो नहीं पढ़ाते, क्योंकि बहुत कम वेटेज, मतलब कम चांस रहता है पूछा जाने का। ठीक है, लेकिन ठीक है। अब टाइम है तो स्टार्टिंग है, तो जितना सिलेबस में लिखा है सारे वर्ड हम क्लियर ही करेंगे। ठीक है,
तो ठीक सर। यहाँ पे सबसे पहला ला है, तो किसने दिया होगा? लेबोजियर ने दिया होगा। लेबोर्जियस, हाँ। हाँ। तो मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पे फर्स्ट ला है ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ला ऑफ, इसी को हम लोग बोल सकते हैं दूसरा ला ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द मैटर। लिख दे रहे हैं, थोड़ा बोलने में वैसा हो गया। लेकिन ये वर्ड आप में नहीं दिया है, लेकिन जान लीजिए, एबिलिटी ऑफ मैटर। ठीक है, इनका कहना का मतलब एक किसने दिया था, प्रपोज किसने किसने किया था? तो वही फादर ऑफ केमिस्ट्री सबसे पहले। इनका फिगर भी शायद आपके ठीक। बुक में होगा, बाई लेवोजियर। लेबोजियर और ओलर का नाम बहुत, स्पेलिंग बहुत टेढ़ा लगता है हमको। ठीक है, सर हाँ। चलिए लेबोजियर। हाँ। तो इन्होंने मतलब काफी पुराने, मतलब 1789, मतलब अमेरिका के आजादी के आसपास ही इन्होंने मतलब पैदा थे, उसी समय बोले थे। ठीक है, और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कह सकते हैं इन्हें। मतलब फादर ऑफ केमिस्ट्री तो मतलब दूसरे भी होंगे, पता नहीं, मॉडर्न केमिस्ट्री शायद बोला जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री शायद बोला जाता है। चलिए केमिस्ट्री कर लेते हैं। तो इन्होंने बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि कहने का मतलब, हम पूरा डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो होगा ही। तो इनका कहने का हाँ। मतलब क्या है? टोटल मास जो हमारे पास लेफ्ट हैंड, ठीक है, यानी कि टोटल मास, हम लोग एल एच एस इक्वल टू आर एच एस पढ़ते हैं ना, हाँ। मतलब मैथ में, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट रिएक्टेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म, ये इनका मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ भी लेंगे तो यही आएगा। ठीक है, कोई भी एग्जांपल है, सही बात है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे अभी एक एग्जांपल आपको हम बता दें कि ऊपर मैंने लिखा था फिजिकल प्रॉपर्टी में, देखिए ये भी एक रिएक्शन है, सॉलिड और इधर H2O लिक्विड। तो देखा जाए तो दोनों तरफ क्या है आपका? वेट ऑफ H2O, इधर भी हमारे पास 18 है, वेट ऑफ H2O इधर भी 18 है। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट केवल हमारे पास। लेकिन ऐसा थोड़ी इनजस्टिफाई आपको लग रहा होगा। अब हम देखा जाए CH4 लिए थे, O2, ठीक है, और इसको बैलेंस कर हाँ। देते हैं, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया था CO2 हो जाएगा और प्लस 2H2O। अब देखिए, अब इसको देख लीजिए, क्या लेबोजियर के लॉ के अकॉर्डिंग फिट है कि नहीं? अब इसका मास आपको निकाल ही सकते हैं, 12 प्लस 4 तो कितना हो गया? 16 16, हो गया। 16। हाँ, और यहाँ पे हाँ। हमारे पास थर्टी ये टू वाला पोर्शन बताइए, 32 और इंटू 32, हाँ, 32। 64। 64 हो गया ना ये? अब देखिए, सिक्सटी हाँ, फोर 16। और 16 ऐड करिए, कितना हुआ? 64 और 16 कितना हो गया? 80। हम्म 80, भाई 80। थोड़ा, अब देखा जाए दोनों का 18 हो गया, अब इधर का ऐड कर लेते हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा? 44, थोड़ा 32, और हाँ, इसमें क्या हो 44। जाएगा? हाइड्रोजन 36। ऑक्सीजन। अब थर्टी आप टू हाँ, 40, 36। 44 प्लस 36 करेंगे, कितना आ जाएगा? 80 आ गया। देखिए इधर भी 80 आ 80। गया, इधर भी। तो ये प्रूफ हो गया कि मतलब जो हम बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, तो मतलब कि रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास, ये प्रूफ हो गया। तो अब देखा जाए तो
आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है कि नहीं? ऐसा मान लीजिए कोई क्वेश्चन बता दे तो वो कैसे मतलब आप प्रॉब्लम लगा सकते हैं कि नहीं। तो इस लॉ पे हम अभी टाइम है तो एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग लगाइएगा उसको, ठीक है? फिर मैं ठीक है बताता हूँ। सर। अब इसमें देखा जाए, व्हेन 4.2 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, जानते हैं बेकिंग सोडा होता है, इज हाँ। एडेड टू ए solution solution ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH, जानते हैं, और weighing 10.0 ग्राम, it is observed that 2.2 ग्राम of कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, ऑब्जर्व किया जा रहा है कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, 2.2 ग्राम। 2.2 ग्राम हाँ, CO2। ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज रिएक्शन के दौरान। तो आपको रिएक्शन नहीं लिख के दे रहा, ठीक है, ये सारे कहानी बता रहा है इनटू एटमॉस्फेयर। और इसी कहानी से हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको रिएक्शन लिख लेंगे, ठीक है। अब द रेजिड्यू इज फाउंड टू वेट 12.12 ग्राम लिख सकते हैं। सो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये बोल रहा कि आप मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मेथड से इसको लगाना है, मतलब एग्रीमेंट करना है। तो ये बहुत आसान सा, देखिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें है नहीं कुछ सबसे बड़ी चीज, ठीक है। तो आपने जो यहाँ पे कोई ना तो फार्मूला है ना कुछ, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अभी देखेंगे इतना छोटा सा क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो हम सोडियम ठीक है बाइकार्बोनेट सर। मतलब बेकिंग सोडा में क्या डालना है, एसिटिक एसिड। आप घर पे भी एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं, प्रैक्टिकल करके आप मतलब अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ रिवर्सेबल नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं इक्वल टू, ठीक। सोडियम एसीटेट बन जाएगा, अब जानते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और कुछ H2O निकलेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो नियर अबाउट ए बैलेंस है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे ऊपर हमने किया सिंपल में, इनिशियल मास निकालेंगे, फाइनल मास निकालेंगे। अगर हमारे पास दोनों इक्वल है तो ये ओबे कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास। अगर नहीं इक्वल आ रहा है तो ये ओबे नहीं कर रहा है। तो निकालते हैं इनिशियल मास। अब ऊपर देखिए हमारे पास दिया हुआ है कितना यूज, ऐसे तो हम लोग वेट कितना दिया है, 4.2 दिया है ना। हाँ। देखिए यहाँ पे दिया है हाँ, ये एनएमएच वाला का दिया सर ये दिया 4.2 ग्राम। है, ठीक है। और दूसरा कितना दिया है, एसिटिक एसिड 10 ग्राम दिया है, 10 ग्राम। ठीक है। कुछ करना नहीं है। अब ये कर लेंगे दोनों, तो भैया कितना आ गया, दोनों का एडिशन 14.2 ग्राम आ गया, ठीक है। अब उधर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है 12 ग्राम मिल रहा है, ठीक है, 12 ग्राम मिल रहा है। और एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का भी कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 मिल ग्राम रहा है। CO2 का। हाँ, 2.2 ग्राम मिल रहा है। तो
यहाँ पे 12 मिल रहा और प्लस 2.2 मिल रहा, तो क्या हो जाएगा, ये भी 14.2 हो गया। तो 14। यहाँ पे देखा इधर वाला और इधर वाला इक्वल हो गया। ठीक है, यस सर, हाँ। समझ रहे हैं। अब देखे आपके दिमाग में एक आ रहा होगा, क्या बता सकते हैं कि हम, आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा इसलिए दिमाग में आ रहा होगा, ये हम थोड़ा CO2, रिवर्स लिख हाँ। दें कि यस H2O टू कहाँ गया। हाँ, अब यही चीज देखिए है। ये भी दिया हुआ है आपको, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आपको दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ, आप देखिए बुक पढ़ेंगे तो, यानी कि नियर अबाउट इसका वेट हमारे पास 12 दिया है। देख लीजिए यहाँ पे दिया क्या है, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका दिया है 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, क्योंकि गैस है उड़ जा रहा है। और बाकी बचा हुआ, जो बचा हुआ है मतलब क्या बचा हुआ, सोडियम एसिटेट और वाटर, ये सोडियम दोनों का एसिटेट और हमारे पास H2O। दिया है 12 ग्राम। देखिए यहाँ रेजिड्यू बोल रहा है, एज फॉर्म, वेट कितना दिया है, ये दिया है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया। अगर ये हो रहा है दोनों इक्वल हो रहा है तो क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग, या कह सकते हैं रिएक्शन ओबे, कौन सा, ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बस यही आपको प्रूफ करना था। तो ऐसे ऑप्शन डाल देगा कि किस लॉ को ओबे कर रहा है, तो आपको यहाँ पे proof करना। और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे आप, एक आपके लिए क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा, मैं नहीं करने वाला। 12 ठीक है सर। ग्राम कार्बन रिएक्ट, ऐसे यार आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हम पूरा लिख दे रहे हैं। कार्बन, ठीक है, रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, फाइंड, यही बनाता है ना, फाइंड हाँ हाँ। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ 10 इफ नो रिएक्टेंट लेफ्ट, कोई भी रिएक्टेंट लेफ्ट नहीं बचता है एट एंड ऑफ, मतलब पूरा एकदम कंज्यूम हो जाएगा, ये बोल रहा है रिएक्शन। तो ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसी के बेस पे क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क है एक तरह से। ठीक है, अब दूसरे लॉ पे हम लोग चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4-5 लॉ है। ठीक है, सेकंड लॉ, अगर नहीं करेंगे तो मैं ये बता दूंगा। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट डिफिनिट प्रोपोर्शनल, आपकी बुक में दिया हुआ है सर, लॉ ऑफ डिफिनिट कांस्टेंट, या मतलब कह सकते हैं डिफिनिट। ये क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है तो केवल केवल साइंटिस्ट का नाम पूछते हैं ज्यादातर। वो तो चलेगा, किसके आंसर द्वारा, रिमूव हो गए हैं तो। हाँ किसके द्वारा दिया गया है, तो गिवन बाई या प्रपोज्ड बाई, गिवन बाई किसके द्वारा, ये, वैसे जे जे एल मतलब प्रोस्ट है, तो हम प्रोस्ट केवल लिख रहे हैं क्योंकि उतना बड़ा हम याद नहीं कर सकते हैं। बाद में ही आया होगा, किसके, लेबोजियर के बाद में ही, प्रोस्ट के द्वारा। अब इसमें देखिए इस एग्जाम्पल क्या है, जो हमारे पास केमिकल कंपोजिशन होगा कंपोनेंट रिमेन सेम, इन्होंने बोल रहा है, यानी कि केमिकल, लिखा नहीं रहा था, केमिकल कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट
constant whether it is obtained by any method, किसी मेथड से वो रिएक्शन मिलता हो। आर कह रहा है एनी सोर्स, किसी भी मेथड से मिल रहा हो या किसी भी सोर्स से रिएक्शन हो रहा हो, लेकिन हमारे पास क्या कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट क्या होना चाहिए, रिमेन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे, एग्जांपल जैसे वाटर है, तो वाटर में देखा जाए कंपोजिशन किसका, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एंड ऑक्सीजन का, भैया क्या होगा 1:8 का होगा। देख सकते हैं, निकाल हाँ, सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन के। 3 हो गया। तो ये इसको कट के क्या आ जाएगा, यही वन 16, इज टू 1:8। एट एट का रेशो आ जाएगा। तो इसी तरह से मतलब कि हर कंपोजिशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इनका कहने का मतलब है। तो ऐसा हमें कौन सा क्वेश्चन भी लगा सकते हैं इस पे। तो हम एक क्वेश्चन, ये हमारे मकसद है कि अगर हमें ज्यादा टाइम नहीं होता, केवल हम एक नाम बताते जाते बस, लेकिन अभी हमें टाइम है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन भी एक एक लगवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन दूसरा, 1.8 ग्राम ऑफ a certain metal burn in oxygen give gave 3 gram of it oxide, 3 ग्राम ऑक्साइड दे रहा है। ठीक है, अब फुल स्टॉप 1.5 ग्राम of same metal heated in steam gave 2.5 gram of it oxide। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा सो दैट these result illustrated the law of constant कंपोज प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे देखा जाए, जैसा क्वेश्चन का यहाँ पे नेचर है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम ज्यादातर रिटर्न में पूछा जाता है प्रोपोर्शन, मतलब प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो लेकिन और भी क्वेश्चन इस पे बन सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए, हमें रेशो बताना रहेगा बस, और कुछ नहीं। तो फर्स्ट सैंपल ऑफ द ऑक्साइड लेते हैं, एक सैंपल ऑफ, दो सैंपल यहाँ पे देखिए, पहला वाला फर्स्ट, दो पार्ट है, तो फर्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। वेट ऑफ मेटल कितना दिया, 1.8 ग्राम, 0.8 नहीं, ग्राम। हाँ। यानी कि वेट ऑफ मेटल कितना है, 1.8 ग्राम दिया है। अब देखा जाए वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, है? वन अब 3 माइनस मतलब वेट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वेट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 3 ग्राम दिया है। वन हाँ पॉइंट 3 दिया है, तो जो बचा हुआ रहेगा तो 3 - 1.8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1.2 ग्राम हो गया। ठीक, अब यही वेट ऑफ, क्योंकि ये वाला दिया है ना 1.8 ग्राम सर्टेन मेटल बर्न, जब बर्न हो जाएगा मेटल ऑक्साइड का दिया है कहने का मतलब। ठीक है, तो उसमें से हमें निकालना पड़ेगा। तो वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन, यही हमें रेशो बताएगा। तो 1.8 और 1.2। ठीक है, ऐसा रहा। समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए,
आप लोग नहीं समझ रहे हैं यहाँ पे। वेट ऑफ मेटल हमारे पास 1.8 ग्राम दिया है, मतलब मेटल का वेट केवल। ठीक है। और ये जो 3 ग्राम हो रहा है, ये मेटल ऑक्साइड का दिया है, मेटल हाँ, ऑक्साइड मेटल का दिया ऑक्सीजन। है। तो हमें ऑक्सीजन का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से मेटल का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस ऑक्सीजन माइनस। का आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये माइनस हमें काम करेंगे। करना था। तब ये रेशो कितना आ गया बता सकते हैं, हट जाएगा। वन। हाँ। हम्म। हाँ, तो कितने से काट दें, 6 से काट देते हैं, 2 आ जाएगा और इधर 3 आ हाँ, जाएगा। दो नंबर 3/2 इक्वल टू वन 18 पॉइंट 63। फाइव हो जाएगा, 1.5 है। अब सेकंड वाले का आप देखें, सेकंड वाले का। अब सेकंड वाले का वेट ऑफ मेटल देखिए, सेकंड फिर आएगा। वेट ऑफ मेटल ये दिया है, सेम मेटल हीटेड विथ 1.5 ग्राम। स्टीम 2.5 ऑफ ऑक्साइड दिया है। ठीक है, तो उसी तरह से इसको भी कर लेना है। वेट ऑफ मेटल कितना है, 1.5 ग्राम। देखिए ऐसा क्वेश्चन लगाए नहीं रहेंगे तो वहां पे दिमाग नहीं काम करता, क्या हमें करना है। यस सर, वेट हाँ। ऑफ ऑक्सीजन, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन यानी कि पूरा मेटल ऑक्साइड 2.5 दिया है, 1.5 इक्वल टू 1 ग्राम, 1 ग्राम हो गया। अब देखिए रेशो निकाल लीजिए, यानी कि वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो 1.5 अपॉन 1 इक्वल टू 1.5। देखिए दोनों में क्या आ रहा है भैया, इसमें भी 1.5 ग्राम आ रहा है। सॉरी, ये ग्राम में नहीं लिखे क्योंकि ग्राम ग्राम कट जाएगा, रेशो हो गया ना। तो यस सर, हाँ। 1.5, ये भी 1.5। जब दोनों में इक्वल आ रहा है तो हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, अप्लीकेबल है। ठीक एप्लीकेबल है, है। प्रूफ हो गया ना, वही आना चाहिए ना। तो रेशो हाँ। सेम आना चाहिए, तो रेशो सेम आ रहा है, 1.5, 1.5। ठीक है, तो ऐसे आपको इसमें लगाना है, और भी क्वेश्चन इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग तीसरा ला पढ़ते हैं, थर्ड ला। वो तो रिमूव हो गए सर। क्या? एक लोग और जुड़े थे ना। हाँ कोई नहीं। हम्म, मल्टीपल तीसरा। प्रोपोर्शन अभी रिमूव हुआ है, नींद लग रहा होगा उसका। हाँ, इस टाइम पे तो सब पे लग जाता है, किसी को सब। अभी रिमूव हुई ना। पता नहीं, अभी तो मैंने देखा। हाँ कोई नहीं। गिवन बाय डाल्टन, डाल्टन के द्वारा, डाल्टन के द्वारा ये क्या दिया गया है। ठीक है, अब देखा जाए तो डाल्टन ने क्या बोला, बता सकते हैं। अब हम इसका ला लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, कि डाल्टन ने इफ, तो अपना वो। हाँ मतलब यहाँ पे इफ टू एलिमेंट, वही लिख रहे हैं, टू एलिमेंट, एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, क्या बना रहे हैं, मोर देन वन कंपाउंड, देन द डिफरेंस masses of one element which combine with fixed mass other element। इसमें भी ये सिंपल रेशो,
टू वन अनदर। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं। तो कोई एग्जाम्पल, जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बहुत सारा टेबल बना ले, तो अलग अलग, जैसे मान लीजिए एन टू ओ है, तो इसमें देखा जाए नाइट्रोजन कितना पार्ट है, ऑक्सीजन कितना पार्ट है। ठीक है, इसी तरह से देखा जाए अगर हम लोग इसी को N2O2 कर लेते हैं, तो इसमें जो रेशो N2O3 कर लेते हैं, इसमें रेशो N2O5 कर लेते हैं, इसमें रेशो, सब में देखा जाए क्या रेशो आएगा वही। तो यानी कि इसमें नाइट्रोजन कितना पार्ट है, 28 मास 6 और इसमें 16। ठीक है, नाइट्रोजन का पार्ट और ऑक्सीजन का पार्ट, इसमें कितना आ जाएगा आपका 28। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 32 पार्ट हो थर्टी गया। टू हाँ, और इसमें देखा जाए कितना आ जाएगा, इसमें 28 28, और फोर्टी इसमें क्या आ जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, 28 आएगा 80 28 और 80 28 हो जाएगा और 80 हो जाएगा। इस तरह से मतलब ये रेशो आपका, अगर और ये इसमें एक और बना लेते हैं, तब लिख लेते हैं, 4 वाला भी बना लेते हैं, N2O4, तो कितना हो जाएगा, 28 और 64। तो ये हाँ पूरा 64 रेशो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे रेशो निकालें, तो 1:2:3:4:5 आ रहा है कि नहीं। तो यही मतलब कि यहाँ पे लाभ होता है इसका। ठीक, तो इस पे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन लगाने के लिए पढ़ा रहे हैं बस, ये तीनों चारों लाभ। ठीक है, कि क्वेश्चन इससे लगाने आना चाहिए। कार्बन फॉर्म टू ऑक्साइड, वन कंटेन 27.27% carbon and another contain 42.86% carbon. So that the data illustrated the law of multiple proportion. मल्टीपल प्रोपोर्शनल का लाभ बताना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, प्रूफ करना है, मतलब कह सकते हैं। ठीक, तो प्रूफ कर लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंट कितना है, फर्स्ट ऑक्साइड का, कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंट 1:2। हाँ, 27, 27:72, अच्छा 73 दिया, ये दिया ना। अच्छा, हाँ क्वेश्चन में दिया। हाँ, तो मतलब पहले का 27.27 दिया, तो दूसरे का हो जाएगा ना 72.0। ठीक है, तो ये हाँ रेशो कितना आ जाएगा, 3:8 आ गया। इसीलिए मास ऑफ कार्बन ऑक्सीजन किसका, सेकंड ऑक्साइड, सेकंड ऑक्साइड का 42 दिया है, तो 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 42.86, तो कितना आ जाएगा, 57.14 आ जाएगा। और इसका रेशो निकालेंगे 3:4 का आ रहा है। ठीक है, नहीं 3:4 का आ रहा है ना। अब 3 ग्राम ऑफ कार्बन मास ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास रेशो कितना आ जाएगा, 2:3 का आ जाएगा, अगर इसमें पूरा ओवरऑल निकाला जाए। तो हेंस फॉर ईच 3 ग्राम ऑफ कार्बन, दोनों में कार्बन 3 ग्राम है ना,
The Yes or no? masses of oxygen combined is in 2:1 रेशो। तो ये प्रूफ हो गया, मतलब हम प्रूफ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और इसमें देखा जाए लास्ट 4 इसमें ला है आपके बुक में, ठीक है। फोर्थ क्या हो गया, 3 लिख लिए ना, यस सर, आप नंबर 3 लिख कर दिए। रहे हैं। ये कौन हो फोर्थ गया? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, फोर्थ आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। और ये किसने दिया था? हाँ, कैसे वही लिख दिए का मैंने? डाल्टन डाल्टन ने तो नहीं दिया ना? अबे भाई, मल्टीपल प्रपोर्शन तो पढ़ चुके हैं, ये डाल्टन ने, अच्छा। ये तो ऊपर पढ़ चुके हैं, हाँ। सॉरी। लॉ ऑफ गैस वॉल्यूम कह सकते हैं, मतलब गैल्यूसाक गैसियस वॉल्यूम, ये पढ़ चुके हैं ऊपर, अभी पर जस्ट यही तो पढ़े थे जो लिखा था। आप सही बता रहे थे, डाल्टन ने दिया था। तो ये गिवन बाय गैल्यूसाक ने दिया था, इसको जो पढ़ना है, गैल्यूसाक। एक सर लड़की बताओ, 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री में पास वो फेल है, यहाँ 705 नंबर ला दी। हम्म। देखी के कच्चा हो गया, मैंने कहा अरे यार कैसे देखिए हो इस रहा। ला, हाँ इस ला से गैस क्या है, गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर इन द सिंपल रेशो, सिंपल रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम के सिंपल रेशो, ठीक है। एंड इफ प्रोडक्ट आर आल्सो gases, then they are also in simple ratio of volume, जिसमें provided that all volume are measured at same temperature and pressure, मतलब बहुत फेमस ला है, ठीक है। तो सेम टेम्परे कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो एग्जांपल जैसे N2 गैसियस में है, प्लस गैस के लिए एप्लीकेबल होता है, तो ये 2NH3 है। तो इसमें आपको जैसे एक वॉल्यूम इसका यूज हो रहा है, 3 वॉल्यूम इसका, नहीं 3 लिखा हुआ ना, हाँ, और यहाँ पे 2 वॉल्यूम हो जाएगा, यही हमारे पास ये ला है, ठीक है। ठीक है। गैलो साकुला, तो इसे एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, जिस सब पे लगा रहे हैं तो इसमें भी क्वेश्चन लगा लेते हैं ना। क्वेश्चन फॉर द गैसियस रिएक्शन, कोई भी गैसियस रिएक्शन ले लेते हैं, तो H2 प्लस Cl2 और 2HCl if 40 मिलीलीटर
ऑफ हाइड्रोजन। completely react with chlorine, then find out the required volume of chloride। ऐसे पूछ लेता है, बहुत फेमस है, मतलब क्लोरीन एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस्ड HCl। ये तो ये बहुत आसान है, अकॉर्डिंग टू गैलियस क्लास से हम लोग लगाते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गैलियस क्लास जो हम पढ़ रहे हैं, गैलियस क्लास बोल रहे हैं कि गैसियस में क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो H2 लिख दिए, Cl2 इन्होंने रिएक्शन दे रखा है 2HCl। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 1 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ Cl2 और प्रोड्यूस क्या होता है हमारे पास 2 मोल ऑफ, या मतलब वॉल्यूम के रूप में चल रहे हैं तो 1 मिलीलीटर लिख देते हैं। 1 मिलीलीटर ये वॉल्यूम है, 1 मिलीलीटर ये वॉल्यूम है, तो 2 मिलीलीटर बनाएगा ओबियसली नहीं। अब लेकिन यहाँ पे आपको 40 मिलीलीटर रिएक्ट हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट देन फाइंड आउट। तो जब भैया ये हमारे पास 40 मिलीलीटर हो गया, तो ये कितना हो गया, ये भी 40 ये भी मिलीलीटर, 40। तो ये कितना बनाएगा, 80 मिलीलीटर 18। बनाएगा नहीं। हाँ। बनाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे आपका देखिए आंसर निकल गया। आपको क्या क्या पूछ रहा, ये क्लोराइड कितना है 40 मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ HCl कितना प्रोड्यूस हो रहा है 80 मिलीलीटर, ये आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया बस, ठीक है। यस सर, हाँ हो गया। हम्म अब इसमें देखा जाए तो इसके बाद अवोगाद्रो लॉ होता है, फिर डाल्टन लॉ एटॉमिक थ्योरी आपका शुरू होता है। तो वो तो नेक्स्ट कर लेंगे। फिफ्थ हम लोग कह सकते हैं क्या चीज, अवोगाद्रो और वो सब तो नेक्स्ट करेंगे ना। अवोगाद्रो लॉ तक ही करेंगे, इससे तब उसके बाद मूल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसमें लगाने वाला अवोगाद्रो लॉ। और तो सिंपल, हाँ इसमें पढ़ना इक्वल। अब देखिए इनके नाम से है तो गिवन यही होंगे, तो हम वो सब लिखना नहीं। मास ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये हम लोग को पढ़ना था, गैसियस स्टेट में पढ़ते हैं ये डिटेल में, ठीक है। लेकिन अब है नहीं, वो चैप्टर कट गया, तो यहाँ से पूछ ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो दिया हुआ ऐसा। ऑफ मॉलिक्यूल, बस ये आगे हम लोग प्रूव करेंगे इस चीज को। अब इसके बाद देखा हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, उसके बाद हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं भाई, ठीक है। फिर हम लोग आगे एटॉमिक मास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये अलग है वो लॉ से, डाल्टन, क्योंकि हम लोग देखिए सिलेबस में यहाँ पे जो हमने इधर कट करके लिखा था उसमें होगा ना। देखिए ये हमने अभी इतना किया, ठीक है। हाँ। ये अब हम ये कर रहे हैं अल्टरनेटिव थ्योरी कर रहे हैं, फिर डाल्टन कॉन्सेप्ट एटॉमिक ऑफ थ्योरी में देंगे, हाँ। मॉलिक्यूलर। हाँ फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, ऊपर हमने एलिमेंट का थोड़ा पढ़ा था, फिर एटम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग ये कर रहे हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है।
समझ रहे हैं? तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आप बचपन से पढ़ते आए हैं, बस हम थोड़ा थोड़ा पॉइंट खाली लिखेंगे, बचपन से सभी बच्चे पढ़ ही रहे हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, नहीं? हाँ। यही हो गया। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, चलिए। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का केवल हम पॉइंट लिखेंगे, और इन्होंने मतलब स्मॉलेस्ट एटम क्या बोला कि मतलब अणु होता है, यानी कि एटम होता है, यानी कि कह सकते हैं इनके ला में मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। ठीक है, मतलब लेकिन बाद में तो फेल हो गया ना, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसमें आ गए, सब एटॉमिक पार्टिकल, उसके सब सब एटॉमिक पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम। ठीक है, दूसरा, अब दूसरा इसमें ऑल एटम गिवन एलिमेंट आइडेंटिकल है भी, इसमें हमारे पास सेम साइज मास केमिकल प्रॉपर्टी ये सब होगा। नहीं, ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल होगा, ऑल एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। हैविंग कैसे रहता है सबका, किस फेज में आइडेंटिकल है, हैविंग द सेम साइज, नहीं, हाँ मास हो गया एंड केमिकल कंपोजिशन। बोले कि सब सेम होता है, लेकिन एटम ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट। ऐसा ही। और तीसरा, कंपाउंड अगर देखा जाए, पेपर दोबारा होगा तो कंपाउंड, टफ भी पेपर बनाएगा सर इस बार। हाँ अब चाहे जो होगा टफ ही रहेगा, इसीलिए कुछ छोड़ना नहीं है। हाँ। एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशो, नहीं, एक पॉइंट और लिखते हैं। चौथा पॉइंट है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, अगर देखा जाए इन्होंने ही बोला था ये केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली द